अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हम एक और चैप्टर लेकर आपके साथ हाजिर हुए हैं और वो है चैप्टर नंबर 6, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। इससे पहले चैप्टर नंबर 3, 4, 5 जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यानी शॉर्ट क्वेश्चंस के एतबार से अहम चैप्टर्स हैं और सेकेंड ईयर के लिए भी काफ़ी अहम रहते हैं जब उन्होंने अपनी स्टडीज़ को फाइनलाइज करना हो और एग्ज़ाम के करीब स्पेशली वो हों या फिर जब भी वो तैयार करना चाहें। तो ये जो आपके पास चैप्टर है ये एक ख़ास चैप्टर है क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट का चैप्टर है और ट्रांजिशन एलिमेंट्स से हमारे बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं जो एमडी कैट या एंट्री टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं। यानी चैप्टर नंबर 6 इज़ इंक्लूडेड इन एंट्री टेस्ट। सो इसमें ये चीज़ भी आप थोड़ा सा एहतियात रखिएगा, जो बच्चे काफ़ी अच्छे हैं और तैयारी अपनी फुल रखते हैं तो वो इस चैप्टर को इस नज़रिए से भी करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज हम सेलेक्ट करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके करने से आपको फ़ायदा होने ही वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट का चैप्टर है। जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास हमारे अपने शॉर्ट क्वेश्चन के रिसोर्सेज मौजूद हैं हमारी वेबसाइट पर जो कि कम्प्लीटली फ्री हैं। umairkhanacademy.com पर जाएं और वहाँ पर मेन्यू से होते हुए क्लास 12 और जैसे ही क्लास 12 पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी डिफरेंट चैप्टर्स की, जिसमें से आज जो चैप्टर हमने खोला हुआ है वो है चैप्टर नंबर 6। तो इस 6 में जो पहला क्वेश्चन है तो वो हमारे पास है डिफाइन द फॉलोइंग विद एग्जांपल। एक्चुअली इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो है कॉम्प्लेक्सेस। ये वो ख़ास कंपाउंड होते हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट हमेशा बनाते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स की या कह लें ये जो कंपाउंड है जिसको हम कॉम्प्लेक्सेस कह रहे हैं इसकी कुछ स्ट्रक्चर होती है। उस स्ट्रक्चर के एतबार से मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ड्रॉ किए हैं। जो क्वेश्चन अगर आपको आ जाएं तो आपको समझ में आएगा कि कंपाउंड्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो उसमें पहला पार्ट ही हमारी डेफिनेशन भी है और हमारा एक क्वेश्चन भी है। वो ये है कि हमें बताओ कि क्या होते हैं लिगेंड्स। तो लिगेंड में आपके पास एक एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है। ये है जी K4FeCN6 पोटाशियम हेक्सासियानोफिरेट इसका नेम है। कि नेम कैसे देना है इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र होगा, लेकिन फ़िलहाल इसी का नाम है कॉम्प्लेक्स, जो कि एक ट्रांजिशन एलिमेंट जिसका नाम है आयरन ने बनाया हुआ है। ठीक है जी। तो आयरन का ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसमें हमने बताना है कि लिगेंड क्या है। तो एक्चुअली आप ये सोचो, ये जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा गया है, इस स्क्वायर ब्रैकेट में जो सेंट्रल एलिमेंट होगा या कह लें जिस तरह आपको Fe नज़र आ रहा है, इसके अलावा जो भी यहाँ पर ग्रुप होगा वो कोई एटम और या ग्रुप ऑफ एटम दोनों हो सकते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, या फिर जैसे CN, वाटर, अमोनिया। तो ये आपके पास ज़्यादातर होने वाले हैं। इनका नाम क्या है? लिगेंड। जैसे मैंने बोला है कि ये सेंट्रल एलिमेंट है Fe। इसके बारे में मैं आगे रह के बताता हूँ आपको। तो नेक्स्ट डेफिनेशन पर चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है जी कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बताओ क्या होता है। तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अगर आप फिर दोबारा से देखो, जिसे मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ कुछ देखें तो यही हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ बात। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक Fe है, सेंट्रल एटम है। अब इसको ऊपर, नीचे और मज़ीद 4 तरफ से, ठीक है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे इन चारों का। और अब क्या करना है? अब करना ये है कि यहाँ पर लगाना है आपने CN के पास खासियत ये है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर डोनेट किया जाएगा। और इसी तरीके से आयरन के अंदर मौजूद एम्प्टी ऑर्बिटल या D ऑर्बिटल इसको वसूल करेंगे। बहरहाल ये बात लंबी है, बट आप समझ लीजिए कि CN इस तरह से लगाते जाएं और 6 आपके पास CN आकर इसको घेर लेंगे। तो इसमें आप गौर से देखो कि दरमियान में क्या है? Fe और उसके गिर्द जो है वो हमारे पास 6 CN है। इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनेगा तो इसमें जो सारा कुछ हम कंसिडर करेंगे इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। यहाँ जो CN की जगह पर कोई दूसरे जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन मैंने आपसे कहा वो भी हो सकते थे और वाटर भी हो सकते थे। ज़रूरी नहीं है कि एक जैसे ही सारे हों। एक ही वक्त में 2 या 3 किस्म के, एक किस्म के तो होते ही हैं, 2 या 3 किस्म के लिगेंड भी यहाँ पर हो सकते हैं। मैं फ़िलहाल अगर इसकी ज्योमेट्री बनाऊं तो वो कुछ यूँ होने वाली है। जैसे कि देखो, मैंने आपसे कहा है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ये वाला हिस्सा, ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। फ़िलहाल इसको इस वक्त यहाँ पर ऐसे दिखाना मुश्किल है, बट आपके लिए इतना काफ़ी है। और जो ये ऊपर वाला CN है ये असल में एक छतरी बना रहा है। किसके साथ? इन चारों कॉर्नर्स के साथ, जो एक ही प्लेन में है।
इसी तरह से नीचे वाला भी इसी तरह एक छतरी बना रहा है, ये पीछे से होते हुए आगे दिखाई देने के लिए बनाया। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके पास एक सफ़ियर बन गया। इसको हम ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अदरवाइज अभी फ़िलहाल कोऑर्डिनेशन सफ़ियर के हिसाब से ये सारा का सारा जो आपने बनाया है इट इज़ कोऑर्डिनेशन सफ़ियर। इसके अंदर दो चीज़ें शामिल हो गई, कौन कौन सी? सेंट्रल एटम जिसका नाम Fe है और दूसरी वो चीज़ें जो हमारे पास यहाँ पर इसको घेर रही हैं और कॉल्ड लिगेंड्स। ठीक है जी, तो इन सब को मिलाकर जो बना वो है कोऑर्डिनेशन सफ़ियर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो भाई, ये जो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में जितने लिगेंड्स की तादाद होगी, जैसे कि यहाँ पर 6 है तो इट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मैंने ऊपर से सारी डेफिनेशन लिखी हुई हैं, तो आप डेफिनेशन के एतबार से कर सकते हैं, बट इतना समझ लेंगे तो आपको डिफाइन करना भी आ जाएगा। इसके अलावा सपोज कीजिए कि यहाँ हमारे पास CN4 होते, ठीक है, और क्लोरीन हमारे पास 2 होते, एक हमारे पास सपोज कीजिए फ्लोरीन होता, एक हमारे पास वाटर जिसको हम एक्वा बोलेंगे यहाँ पर होता, तो अभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा है? 4 + 2 फ्लोरीन 1 वाटर 1, कितना हो गया ये? 4 2 6 7 8 हो जाता। तो जितने जितने हमारे पास लिगेंड्स की तादाद बढ़ती चली जाएगी उसी हिसाब से कोऑर्डिनेशन नंबर यानी घेरने वालों की तादाद बढ़ जाएगी, तो जाहिर सी बात है वही उसका नंबर होगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल के एतबार से समझा तो वहाँ पर 6 CN घेर रहे थे, तो 6 CN ही कहलाए कोऑर्डिनेशन नंबर, और अगर वहाँ पर ज़्यादा या कम होते तो वही नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन सफ़ियर क्या होगा। देखो सपोज करो कि आपके पास ये वही जो हमने दिखाया एक कॉम्प्लेक्स है, इसको आयोनाइज कर लो। आयोनाइज करोगे तो यहाँ पर 4 पोटेशियम आयन विद +1 चार्ज आ जाएगा। और इसको देख लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए इसको आपने क्या किया, वाटर में डाला और ये आयोनाइज हो गया, तो आयोनाइज होने के बाद बनाएगा 4 पोटेशियम आयन, और जो बाकी बचेगा वो ये होगा, जिसके ऊपर चार्ज क्या होगा, ये -4। तो यही कोऑर्डिनेशन सफ़ियर पर चार्ज की मिकदार है जो कि यहाँ पर 4 दिखाई गई है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन जो सफ़ियर होता है इसके ऊपर चार्ज फिलहाल जैसे मैंने दिखाया -4 है, इसी तरह से प्लस में भी आ सकता है। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी व्हाट इज़ कीलेट। ठीक है, अब कीलेट क्या होता है? कीलेट में अगर गौर से देखें तो ये हमारे पास एक यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में गौर से देखिएगा क्या होता है। इस एग्जाम्पल में जो दरमियान में एलिमेंट है दैट इज सेंट्रल मेटल आयन। अब आपको नजर आ रहा है ये आयन है, और इस आयन के गिर्द ये जो आपको नजर आ रहा है दैट इज कॉल्ड COO, यानी एक C के साथ 2 O हो गए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी एक C के साथ 2 O हो गए। तो आप मिला लो अगर इसको थोड़ा सा मॉलिक्यूलर फार्मूला के तौर पर, तो C2O4 ये आपके पास ऑक्जेलेट आयन है। ठीक है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो 2 नेगेटिव चार्ज हैं, एक इस ऑक्सीजन की वजह से है और एक इस ऑक्सीजन की वजह से है, और ये दोनों ऑक्सीजन प्लेटिनम के साथ जुड़े हैं। इस तरह जुड़ने पर जो ये जो आपके पास समझ लीजिए साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया है। अगर ये बन जाए लिगेंड की वजह से, लिगेंड क्या है? C2O4 ऑक्जेलेट आयन इज अ लिगेंड। इसी तरह से ये हमारे पास ऐसा लिगेंड है जो कि आपको रिंग स्ट्रक्चर दे रहा है। अगर ऐसा हो जाए तो इनको हम बोलते हैं कीलेट्स। और अगर एक ही लिगेंड 2 लोन पेयर दे तो यहाँ पर एक और ये 2 साइड से एक्चुअली लोन पेयर दिए गए हैं या कह लें बॉन्ड बनाए गए हैं, और ये जो बॉन्ड बनाए गए हैं ये एक ही लिगेंड 2 बना रहा है। अगर ऐसा हो तो ऐसे लिगेंड को हम बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको लिगेंड ही बताया और साथ साथ बताया कि ये कीलेट्स हैं, और इन कीलेट्स के बाद हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन सब्स्टिट्यूशनल अलॉय, गिव एन एग्जांपल। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक को निकाल के दूसरा उसकी जगह ले ले। अलॉय कहते हैं मेटल्स की मिक्सिंग को, या ऐसा मिक्सचर और डिफरेंट मेटल्स को मिलाने से बनता है। ठीक है, गिव एन एग्जांपल। तो यहाँ पर हमें एक बात समझ में आ गई, और वो ये है कि एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ इस तरह से मिलाएंगे कि
जो दोनों जो मेटल्स होंगे उनके जो एटम्स होंगे वो कंपैरेबल साइज़ के होंगे, तो आप एक मेटल के एटम को निकाल कर दूसरे एटम डाल दें। मतलब आपको खुद ये करना नहीं है, बस आपने मेटल्स को मिलाना है और वो ऑटोमेटिकली क्या करेंगी, एक समझ लीजिए मेटल के लैटिस में से कुछ एटम्स रिप्लेस हो जाएंगे, या कह लें उसकी जगह आकर ले लेंगे दूसरे मेटल के एटम, और इस तरह से ठंडा करने के बाद जो आप एक स्ट्रक्चर हासिल करोगे, एलॉय हासिल करोगे, दैट इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशनल एलॉय। तो हम अगर देखें तो हमारी बुक में जो इसकी एग्जांपल है, मतलब उसकी वर्डिंग है, वो कुछ किस तरह से दी गई है। तो यहाँ पे लिखा है ड्यू टू द सिमिलैरिटी इन साइजेस ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। अब जितने भी ट्रांजिशन मेटल हैं आपको स्पेशली 10 एक ट्रांजिशन मेटल जरूर याद करने हैं जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के हैं, जिसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक वगैरह शामिल है। तो वो इस तरह के हैं कि उनके एटम या कह लो उनका एटॉमिक साइजेस जो हैं वो काफ़ी हद तक कंपैरेबल है, वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते या घटते, तो इसी वजह से हम उनकी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ड्यू टू द सिमिलैरिटी इन साइजेस ऑफ द ट्रांजिशन मेटल, सम ट्रांजिशन मेटल एटम्स आर एबल टू रिप्लेस one another in the metallic lattice and form substitutional alloy among themselves. The alloy of the steel, इसकी एग्जाम्पल देखें आ रही है, is an important example of the type of material in which iron atoms are substituted by chromium, manganese, nickel atom, etc. to give more या to give steel more useful properties. तो आपको यहाँ पर बात समझ में आ गई, और वो क्या आई, वो ये कि भाई हमने अगर स्टील बनाना है तो उसमें हमें स्टील कैसे बनेगा, उसमें इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ तो आयरन है, लेकिन अगर हम उसमें मज़ीद कुछ नई प्रॉपर्टी ऐड करें, जैसे उसको खूबसूरत बनाना है तो क्रोमियम ऐड कर दें, ठीक है, निकल ऐड कर दें और मैंगनीज़ ऐड कर दें, उसको अगर बचाना है जंग लगने से, तो फिर आप उसमें डिफरेंट मेटल डालेंगे, और इस तरह से जो नया बनने वाला एलॉय है वो एक सब्स्टिट्यूशन एलॉय की एग्जांपल भी है। चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द रॉट आयरन एंड स्टील। जो रॉट आयरन है वो एक लोहे की खालिस, कुछ हद तक खालिस शक्ल है, ठीक है, मतलब 100% नहीं है बट बेहतर है। और दूसरे नंबर पर अगर इसी चीज़ के अंदर हम अपनी मर्जी के, जैसे अभी मैंने कहा मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल, जिंक जैसे एलिमेंट दाखिल कर दें तो फिर वो स्टील बन जाता है। मैं समझाता हूँ कैसे। यहाँ पर चंद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कंपोजिशन के एतबार से लिखी गई है, वो ये है कि इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन, मतलब वो आयरन जो आप मैक्सिमम खालिस बना सकते हो वो ये है। और इसमें क्या है, इसमें वो कहता है लोएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन है। याद रखे जाए कि जब भी हम आयरन को साफ़ करते हैं उसकी ओर से, ना खालिस शक्ल से, तो उसमें कार्बन की खासी मिकदार होती है, और कार्बन की मिकदार जितनी कम होती चली जाती है हम आयरन को उतना खालिस समझते जाते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पर कार्बन की मिकदार इतनी कम हो गई जितनी हो सकती है, जैसे कि 0.3% तक। तो इसके अलावा मैं कुछ और भी आपको साथ साथ एग्जांपल दूंगा जहाँ पे कार्बन की मिकदार नज़र आ जाएगी आपको जब हम टाइप्स ऑफ स्टील या आयरन के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल वो कह रहा है कि इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी हैं, जैसे कि सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन एंड मैंगनीज वगैरह। तो अगर ये थोड़ी थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ हैं और कुछ कार्बन की मिकदार है तो ये है जी रॉट आयरन, ज़्यादातर इसमें आयरन की मिकदार होगी। लेकिन अगर हम स्टील की बात देखें तो स्टील इज़ द अलॉय ऑफ आयरन, यानी ये भी आयरन है लेकिन इसमें हमने कुछ डाला है, जैसे कि 0.25% कार्बन, तो कार्बन अपनी मर्जी से इसमें ऐड किया है, एंड ट्रेसेस ऑफ द सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, मैंगनीज, मतलब इसमें भी इम्प्योरिटीज़ हैं बट कंपोजिशन का डिफरेंस है। दैट्स वाई द फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ रॉट आयरन एंड द सेकेंड वन इज स्टील। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है Why does damaged tin plated iron get rusted quickly? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत आपने एहतियात से सीखना है। इस क्वेश्चन में कुछ अहम बातें हैं, वो किस तरह से है। पहले मैं आपको सवाल समझाता हूँ कि सवाल क्या कहता है। क्वेश्चन ये कहता है कि सपोज कीजिए कि आपके पास एक लोहे का डब्बा है, ठीक है, और इस लोहे के डब्बे को पहले हम ऐसे बना लेते हैं। इस लोहे के डब्बे के ऊपर हमने चढ़ा दिया है टीन, ठीक है, SN। अब ये बन गया टीन का डब्बा, ठीक है, टीन डब्बा भी बोलते हैं, टीन का डब्बा। अब वो कहता है कि क्यों किया है, पहले नंबर पर इसलिए किया है ताकि हम आयरन को जंग लगने से बचा लें, उसकी रस्टिंग ना हो। लेकिन अब एक बात और है, आपने इसको घसीटा, इधर उधर किया, जिसकी वजह से जो ऊपर की लेयर है ये उतर गई, यानी अब अंदर की जानिब से जो आयरन है वो आपको नज़र आ रहा है, समझ आ रही है बात की। और ऊपर से आपको क्या नज़र आ रहा है, आपको टिन नज़र आ रहा है। तो वो कहता है कि अगर ऐसा हो गया
तो भाई याद रखो कि टिन भी एक मेटल है और आयरन भी एक मेटल है। इसमें जो आयरन है ये एक एक्टिव मेटल है, और एक्टिव मेटल जो है वो काम करती है एज एनोड, जैसे कि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ा था। और जो दूसरा मेटल है वो इसके मुकाबले में उल्टा होगा, थोड़ा सा इसके मुकाबले में इनएक्टिव होगा, कैथोड के तौर पे काम करेगा। तो अपने दिमाग में बैठा लो कि जो भी एनोड होगा ना, वो एनोड क्रोड हो जाएगा, उसको जंग लग जाएगा, समझ लें वो रस्टिंग में चला जाएगा। तो अब क्या बात समझ में आई, अगर आयरन बिल्कुल आज़ाद खालिस हालत में होता तो वो इतना जल्दी ख़राब ना होता, लेकिन अगर टिन प्लेटेड जो ऊपर चढ़ाई गई तह थी वो अगर ख़राब हो गई तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टेब्लिश हो जाएगा, जिसमें एक जो है वो कैथोड और दूसरा एनोड बन जाएगा, और इस तरीके से ये अमल फास्ट चलेगा। किसमें क्या होगा, फिर आयरन क्रोड हो जाएगा। तो ये था सवाल कि अगर डैमेज्ड प्लेटेड हो जाए, यानी डैमेज हो जाए टिन की जो लेयर है, तो आयरन जो है वो जल्दी से रस्टिंग में क्यों चला जाता है, तो वो आपको बताया गया है। तो अब देखना ये है कि वाकई में ये हमारा जो वर्डिंग है वो इस तरह से मैच करती है या नहीं करती। इस वर्डिंग को हम देख लेते हैं। तो वर्डिंग ये कहती है, इफ़ द प्रोटेक्टिंग लेयर ऑफ टिन इज डैमेज्ड देन द आयरन कम्स इनटू कांटेक्ट विद द मॉइस्चर। यानी कि अब वो जो इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट है जो जंग लगने के लिए अहम है, वो यहाँ पर डिवेलप हो जाएगा। अब उससे क्या होगा, अ गैल्वानिक सेल इज एस्टेब्लिश्ड इन विच टिन एक्ट एज अ कैथोड and iron act as anode. The electron move from tin to iron to tin where it discharges hydrogen. यानी अब थोड़ा सा समझाने की बात ये कहता है कि देखो पानी है ना आपके पास, तो अब पानी को अगर आप देखो तो वो आयनाइज होता है, इस तरह हाइड्रोजन आयन बनता है और साथ OH नेगेटिव आयन भी बनता है। अब ये जो आपके पास हाइड्रोजन आयन बन रहा है, अगर इस हाइड्रोजन आयन को कोई इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये क्या होगा भाई, इसकी हो जाएगी रिडक्शन, और ये चला जाएगा H0 पर। ठीक है, अगर आप 2 हाइड्रोजन ले लो, 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, तो ये हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। इसको कहते हैं जी हाइड्रोजन निकल गई। अब इलेक्ट्रॉन किसने दिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि इलेक्ट्रॉन दिए जी आयरन ने, जो बना एनोड वही इलेक्ट्रॉन देगा। जब इलेक्ट्रॉन दे देगा आयरन, जैसे कि हम ऐसे करते हैं कि ये हमने ये इलेक्ट्रॉन निकाले, ठीक है, और ये बन गया Fe3 पॉजिटिव। अब जो Fe3 पॉजिटिव बन गया ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जो ऊपर का एक हिस्सा था जैसे कि OH नेगेटिव, वो OH नेगेटिव आपको नज़र आ रहा है, ये रहा, ठीक है। तो सारे आपको रिएक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये भी लिख दोगे कि Fe जो कि एनोड है वहाँ पर वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और पॉजिटिव चार्ज में चेंज हो रहा है। वो अपने एनवायरनमेंट से जब OH नेगेटिव से रिएक्ट करेगा तो एक नई चीज़ बनाएगा, दैट इज़ कॉल्ड आयरन हाइड्रोक्साइड, या कह लें फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड ही एक रस्ट है, जंग है, या कह लें ये वाटर में सॉल्युबल है। जब ये सॉल्युबल हो जाएगा तो मज़ीद आयरन फिर एक्सपोज हो जाएगा और ये अमल चलता रहेगा, और इस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि आयरन की वो जो एक डैमेज्ड हिस्सा है वो मुकम्मल तौर पर जंग आलूद ना हो जाए। तो ये था एक सिंपल सा प्रोसेस, ठीक है। इसको आप अपनी वर्डिंग में पढ़ेंगे तो आपको समझ में अब और अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ लास्ट में लिखता है, सो द डैमेज टिन प्लेटेड आयरन गेट्स रस्टेड क्विकली ड्यू टू द फैक्ट दैट वाटर प्रमोट्स द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है जी, तो चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है जी, अंडर व्हाट कंडीशंस डज एल्यूमिनियम क्रोड, यानी एल्यूमिनियम किस तरह से क्रोजन में चला जाता है, ख़राब हो जाता है। तो अभी मैंने आपको एक स्टोरी समझाई है, ये स्टोरी हर जगह पे अप्लाई होगी जहाँ पर क्रोजन होगी। मतलब अगर 2 मेटल्स हैं, उन दोनों मेटल्स में से एक मेटल एक्टिव है और एक थोड़ी सी उसकी निस्बत लेस एक्टिव है, तो जो मोर एक्टिव होगी वो एनोड बनेगी और वही क्रोड हो जाएगी। जैसे कि हमारी पिछली एग्जांपल में आयरन ने इलेक्ट्रॉन देकर, क्योंकि जो एनोड बनता है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, वहाँ पर जब ऑक्सीडेशन होती है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, पीछे कैटाइन बचता है, और वो कैटाइन जो है वो किसी और शय से, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल ली आयरन के मामले में, वो हाइड्रो ऑक्साइड आयन से रिएक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की स्टोरी चलेंगी जितनी भी आपके पास क्रोजन की थ्योरीज आ रही हैं। तो देखो यहाँ पर हम अपनी वर्डिंग में देखते हैं कि क्या लिखा जाता है। व्हेन एन एक्टिव मेटल एल्यूमिनियम, अब एल्यूमिनियम क्या है, एक्टिव, अगर ये एक्टिव है किसी दूसरी
मेटल के एतबार से तो इसकी क्रोयन तो होगी, जैसे मैंने अभी बताया आपको। तो लिखता है एल्यूमिनियम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद लेस एक्टिव मेटल जैसे कि जिंक, कॉपर, आयरन, स्टेनस हैविंग ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल देन एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम के मुकाबले में वो ज़्यादा रिड्यूस होती हैं और एल्यूमिनियम खुद ऑक्सीडाइज होता है यानी एनोड बनता है। तो a galvanic cell is established in which the aluminum act as an anode while metals like zinc, iron, etc. acts as a cathode. In this process, active metal aluminum corrode rapidly while the other remains intact, यानी उनको कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर चंद अहम एलिमेंट के बारे में बताया, जैसे कि जिंक, कॉपर, आयरन और स्टेनस, ये लेस एक्टिव है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। तो जब भी अगर आपने सपोज कीजिए एल्यूमिनियम का फ्रेम लगाया है अपने घर में और उसके अंदर कोई कील ठोक दी है या आयरन की, लोहे की, या आपने उसके साथ कोई कॉपर की वायर लगा दी है, तो इस तरह से वो जो एल्यूमिनियम जो वैसे तो क्रोड ना होता लेकिन गैल्वेनिक सेल के इस्टेब्लिश होने से वो क्रोड हो सकता है। तो ये आपको बताया जा रहा है कि आप जब भी मेटल्स का इस्तेमाल करें तो गौर से देखें कि भाई क्या उसमें ऐसा तो नहीं है जो हमारी मेटल को ख़राब कर सकता है। बहरहाल ये मैंने आपको छोटी सी एक प्लस टेक्निक बताई है कि आप अपने मेटल्स को कैसे क्रोड होने से बचा सकते हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसके अलावा एक कुछ नीचे और भी लिखा हुआ है, इसको आप मज़ीद पढ़ सकते हो या उतना भी सवाल का जवाब काफ़ी है जो हमने पढ़ लिया है। तो क्वेश्चन कहता है हाउ द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजिंग डज प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग और व्हाट इज सैक्रिफिशियल क्रोयन। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन का जो बेसिक थीम है वो ये है कि हम सपोज कीजिए एक बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे हैं आयरन का। हो सकता है कि हमें वो स्ट्रक्चर किसी ऑयल वेल का बनाना हो और वो कुआं जो ऑयल का है वो पानी के नीचे हो, यानी कि अब आपने एक बड़ा सा समझ लीजिए एक प्लांट स्ट्रक्चर बनाना है जो पानी में ठहरेगा और उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो आयरन की बनी होगी। अब जाहिर सी बात है वो वन टाइम बनेगी, बार बार तो पानी में कोई नहीं कूदेगा और सारा वहाँ पर स्ट्रक्चर बनाएगा अगर लोहे को जंग लग जाए तो हमने क्या करना है, हमने काम करना है कि लोहे के ऊपर एक ऐसी तह चढ़ानी है जो कि उस मेटल की हो जो लोहे से या आयरन से ज़्यादा एक्टिव हो, जैसे कि जिंक। तो अगर आपने आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा दी तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग। एक तो इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी बोलते हैं, धात पर धात चढ़ाने का अमल, लेकिन साथ साथ हम इसको जब जिंक के हिसाब से ऐसे कर रहे हैं तो इसको हम गैल्वेनाइजिंग भी बोल रहे हैं। तो अगर हम गैल्वेनाइजिंग कर देंगे तो आपको स्टोरी समझ में आ गई है। अब क्या होगा, अब सिंपल सी बात ये होगी कि आयरन तो लेस एक्टिव है एज कंपेयर टू जिंक, तो जिंक क्या होगा, ख़राब होता चला जाएगा और आयरन को कुछ नहीं होगा। ये अमल काफ़ी साल ले सकता है, ठीक है, इवन के सदी भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जिंक की जो लेयर है वो आयरन पर कुर्बान कर दी है। तो इसलिए इस तरह की क्रोयन को जिसमें आयरन को तो कुछ नहीं होता लेकिन जिंक खराब हो जाता है कहलाती है सैक्रिफिशियल क्रोयन। तो यहाँ पर एक छोटा सा तरीकाकार भी लिखा है कि आप इस प्रोसेस को कैसे करेंगे। लिखता है व्हेन अ क्लीन शीट ऑफ आयरन इज डिप्ड इन अ जिंक क्लोराइड बाथ, यानी जिंक क्लोराइड को पिघला कर गर्म कर आप रखें और फिर इज देन रोल्ड, यानी उसको उसमें घुमाया फिराया जाता है इन अ जिंक बाथ, और फिर उसके बाद उसे ठंडा कर लिया जाता है। इस तरह से जो जिंक की तह है वो आयरन पर चढ़ जाती है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग। जैसे मैंने कहा इसको जिंक कोटिंग भी बोलते हैं। इफ द शीट ऑफ द जिंक इज डैमेज, अब वही बात आ गई, अगर ये जिंक डैमेज नहीं होता तो आयरन को कुछ भी नहीं होता, फिर तो कुछ भी नहीं होगा, कोई सेल स्टेब्लिश ही नहीं होगा, क्योंकि खालिश धात को जंग लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर वो अपने ऐसे एनवायरनमेंट में है जो इसमें वो इनर्ट रहता है। अगर अब जिंक किसी वजह से डैमेज हो गया है तो आयरन को कुछ नहीं होगा। जैसे कि टिन लेस एक्टिव था आयरन से तो आयरन ख़राब हो गया, और जिंक मोर एक्टिव है देन आयरन, इसलिए ख़राब कौन होगा, जो मोर एक्टिव है यानी कि जिंक। तो ये बहरहाल छोटी सी बात लिखी थी। अब चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ क्रोमेट आयन आर कन्वर्टेड इनटू डाइक्रोमेट आयन। तो मैंने आसान करके लिख दिया, ये आपके पास CrO4 है, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट, कुछ भी तस्वर कर लें इसको आप, ठीक है। उसको हमने वो हटा दिया मेटल्स के साथ। अब साथ क्या है, ये है H पॉजिटिव शो करता है एसिड को, यानी अगर आपने एसिड की मिकदार डाली तो क्या होगा, वो CrO4 चिन्ह रहेगा Cr2O7 में, यानी डाइक्रोमेट के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप क्रोमेट आयन को या क्रोमेट्स को चेंज करते हैं डाइक्रोमेट में तो सिर्फ आपको एसिड की एडिशन करनी है। और एक बात इसमें ख़ास है, पता कैसे चलेगा कि भाई ये तब्दीली हो गई है, तो ऊपर गौर से देखें, इन एन एक्वस सोल्यूशन द क्रोमेट येलो कलर का होता है,
जबकि जो डाइक्रोमेट है वो ऑरेंज रेड कलर का होता है। तो आपको कलर इंडिकेट करेगा कि ये प्रोसेस किस सिमत में चल रहा है, क्योंकि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जैसे आपको नज़र आ रहा है। तो इसमें हम एक ली शैटलियर प्रिंसिपल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आपको क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाना है तो जस्ट आप क्या करो, हाइड्रोजन की मिकदार, एसिड की मिकदार बढ़ा दो एंड सिस्टम विल शिफ्ट टूवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इन द सेम वे अगर आप वाटर की मिकदार रिएक्शन मिक्सचर में बढ़ा देंगे तो फिर वाटर की मिकदार कम की जाएगी अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल। कैसे? रिएक्शन को बैकवर्ड करके। और जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो डाइक्रोमेट आयन क्रोमेट आयन में चेंज हो जाएंगे। इस तरीके से आप क्रोमेट को डाइक्रोमेट में और डाइक्रोमेट्स को क्रोमेट्स में चेंज कर सकते हो, इक्विलिब्रियम के प्रिंसिपल को देखते हुए, ली शैटलियर प्रिंसिपल को लागू करते हुए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 एंड K2CrO4, यानी पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम क्रोमेट वो कैसे तैयार करेंगे। तो इसके बारे में आपको बस लिखना है कुछ रिएक्शन जैसे कि यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। बाय एसिडिफाइंग द सॉल्यूशन ऑफ द K2MnO4, आपने एसिडिफाई कर देना है तो K2MnO4 विल चेंज इनटू द KMnO4, ठीक है। बाकी रिएक्शन को जितनी दफ़ा लिखेंगे याद हो जाएगा। एक और भी रिएक्शन लिखा गया है ऑन अ लार्ज स्केल बाय मिनरल, यानी MnO2 को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन या एयर, तो भी आपको K2MnO4 मिलेगा। और एक और प्रोसेस भी है जिसमें K2MnO4 प्लस Cl2 विल गिव यू KMnO4। तो आप देख रहे हो कि कई तरीक़ों से KMnO4 तैयार किया जा सकता है। जबकि K2CrO4 को भी इसी तरह से कुछ रिएक्शन दिया गया है कि K2CrO4 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ये ऊपर वाला रिएक्शन दोबारा लिख दिया है मैंने। इसमें क्या लिखा है, ये क्रोमेट है, पहले मैंने सिर्फ क्रोमेट आयन लिखे थे, पोटेशियम क्रोमेट लिखा है। एसिड डाला तो क्या बना, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और साथ आखिर में देखें तो वाटर बना है। तो मैंने आपसे कहा है कि अगर आपने डाइक्रोमेट बनाना है तो आप क्या करोगे, रिएक्शन को फॉरवर्ड चलाओगे, और अगर आपने क्रोमेट बनाने हैं तो रिएक्शन को बैकवर्ड चलाओगे। ये कैसे आप कर पाओगे, ली शैटलियर प्रिंसिपल को देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक और क्वेश्चन कहता है गिव सिस्टमैटिक नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें हमारे पास कुछ ऐसा है कि कुछ रूल्स हैं, उन रूल को फॉलो करना पड़ता है और उनकी फॉलोइंग के बाद ही आप बता सकोगे कि ये रिएक्शन हम कैसे कर पाएंगे, मतलब हम कैसे कॉम्प्लेक्सेस बना पाएंगे। तो हमारी बुक में चंद एग्जांपल दी हैं, क्योंकि मैं इस पर सारा जो थ्योरी है वो तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं इस तरह से आपको करवा दूंगा कि आप सवालों के जवाब दे पाएँ। तो चंद यहाँ पर सवाल हैं, यानी कि इस अंदाज के कि जिसमें कॉम्प्लेक्सेस के नेम आएंगे, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं और मैं थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करता हूँ हर एक एग्जाम्पल के बारे में, और आपको पता चल जाएगा कि उसको किस तरह से कर सकते हैं। तो देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल दी हुई है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चंद एक अहम बातों को। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल जो है वो कोऑर्डिनेशन सफ़ेयर की है, यानी यहाँ पर सिर्फ कोऑर्डिनेशन सफ़ेयर ही है। मेरी बात समझ नहीं आई। तो सेकंड एग्जाम्पल में देखें, तो इस एग्जाम्पल में आपको क्लोरीन बाहर भी नज़र आ रहा है, जैसे सोडियम क्लोराइड होता है, तो उसका मतलब है कोऑर्डिनेशन सफ़ेयर जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और बाहर वाला क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज होगा। अच्छा, एक एग्जांपल और देखें, जैसे एग्जांपल नंबर 4। इसमें जैसे सोडियम क्लोराइड या सोडियम फॉस्फेट, सोडियम के साथ कोई भी नेगेटिव पार्ट हो, देखें सोडियम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, जबकि COF6 यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज है। अब मैंने क्या बात बताने की कोशिश की, मैंने आपको ये बताया इस एग्जांपल में कि जो कोऑर्डिनेशन सफ़ेयर है ये न्यूट्रल है, और सेकंड एग्जांपल में मैंने ये कहा कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, और थर्ड एग्जांपल में मैंने आपसे ये वाली बात कही कि ये नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। तो कोऑर्डिनेशन सफ़ेयर न्यूट्रल, कैटाइन और एनाइन हो सकता है, ठीक है। अब हमारे पास एक रूल है, रूल ये कहता है कि हमेशा पॉजिटिव आयन को आपने पहले नाम देना है और नेगेटिव आयन को बाद में नाम देना है। तो ये आपने अपने पास रखना है। मैं रूल्स भी बता रहा हूँ और साथ साथ आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसके आंसर दे सकते हैं, यानी दिए गए कॉम्प्लेक्सेस के आप आयोपिक नेम लिख सकते हो। तो नेमिंग के लिए आपको ये पता होना ज़रूरी है कि न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या फ़र्क है। अच्छा, अब देखो, सपोज कीजिए हम पहले नाम देते हैं। पहला नाम है जी FeCO5। जो आपके पास Fe है इसको तो हम आयरन बोलते हैं और CO को कार्बोनिल बोलते हैं। तो सबसे पहले रूल ये कहता है कि जो कोऑर्डिनेशन सफ़ियर में जो लिगेंड्स होंगे उनको पहले नाम देंगे और जो सेंट्रल मेटल एटम होंगे उनको बाद में नाम देंगे, ठीक है। तो ये लिगेंड और सेंट्रल एटम, तो लिगेंड हमारे पास है
कार्बोनिल। और फिर रूल ये कहता है कि अगर लिगेंड की तादाद ज़्यादा हो तो फिर आप डाई ट्राई टेट्रा वगैरह इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आयोपिक सिस्टम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर देखो FeCO5 को लिखना पड़ेगा पेंटा यानी 5, कार्बोनिल यानी CO। उसके बाद जब आप लिगेंड को लिख लो तो फिर आते हैं सेंट्रल एटम की तरफ यानी कि आयरन, और आगे लिखा है 0। जो ब्रैकेट में ये लिखा है, पैरेंथेसिस में चीज़ें लिखी हैं, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए CO एक्चुअली न्यूट्रल होता है, इस पर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट आप ना लगाएं, तो इसको आप कंसीडर ही ना करें। तो जब आपके पास कोई चार्ज ही नहीं होगा तो आयरन पे भी चार्ज की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए आयरन की जो ऑक्सीजन स्टेट है यहाँ पर वो 0 है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब नेक्स्ट एग्जांपल ये कहती है कि CONH3, ये CO छोटा o है कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट। अब आगे लिखा है अमोनिया और 6 अमोनिया है और 3 क्लोरीन है। तो यहाँ पर आपने वही मैंने कहा कि पहले पॉजिटिव पार्ट को नाम देना है। तो पहला पॉजिटिव पार्ट कोऑर्डिनेशन अफेयर ही है, तो सबसे पहले उसमें किसको नाम देना है, लिगेंड को नाम देना है। तो फिर देंगे लिगेंड अमोनिया है, अमोनिया को यहाँ पर अमाइन बोलेंगे तो हेक्सा अमाइन। फिर उसके बाद सेंट्रल एटम, जैसे कि हमने यहाँ बात की थी, तो कोबाल्ट, और इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगी। वो कैसे, आप देखें क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है तो ये 3 टाइम्स है, और अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो -3 को कंपनसेट करने के लिए, जिसका अलजेब्रिक सम 0 बनाने के लिए हमें कोबाल्ट की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखनी होगी। तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से यहाँ पर 3 आया है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, और वो भी इसी तरह ही है। यहाँ पर जो अहम बात है वो ये है कि ये आयन है, तो इसलिए आपको आखिर में आयन, जैसे सोडियम आयन, क्लोराइड आयन लगाना पड़ता है, तो ये आखिर में आपने भी आयन लगाना है। तो फिर वही नाम, सबसे पहले आपने लिगेंड को नाम देना है जो कि 6 दफ़ा है, और लिगेंड पानी को एक्वा बोलते हैं और ये न्यूट्रल लिगेंड है। और फिर आपको लिखना पड़ेगा आयरन, और चार्ज कितना है 2। इसमें जो वाटर है ये न्यूट्रल लिगेंड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आयरन जहाँ पर चार्ज +2 रखता है, यानी अलजेब्रिक सम जो है वो अब +2 के बराबर होगा, और आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी यहाँ पर वो 2 हो जाएगी। यानी खुद ब खुद आप देख लीजिए कि जो कोऑर्डिनेशन सफ़ियर से बड़े ब्रैकेट के बाहर जो भी चार्ज लिखा होगा वो ही एक्चुअली चार्ज होता है सेंट्रल एटम पर। नंबर 4 पर चलते हैं, तो क्या लिखता है Na3। अब देखें ये पॉजिटिव पार्ट है और दूसरा हमारे पास नेगेटिव पार्ट है, जैसे मैंने शुरू में सिखाया था। तो पहले पॉजिटिव पार्ट को ही नाम देंगे, जैसे मैंने कहा पॉजिटिव को पहले नाम देना है, तो पहले में पर आएगा सोडियम। फिर उसके बाद सेंट्रल जो हमारे पास ये सफ़ियर है शुरू हो जाता है ब्रैकेट्स के अंदर, तो उसमें नाम पहले किसको देते हैं, लिगेंड को नाम पहले देते हैं। तो लिगेंड का नाम दिया जी F, तो यहाँ पर F कितनी दफ़ा है, 6 दफ़ा, तो हेक्सा फ्लोर। अच्छा, अब यहाँ पे लगाना है फ्लोरो, ये O लगा हुआ है यहाँ पर। O से मुराद क्या होगा, जब भी नेगेटिव लिगेंड्स होंगे, क्लोरो यानी चलो यूँ कह लें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, CN, तो इन सारे नेगेटिव्स के आखिर में आपको O लगा देना है, ठीक है। तो क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, सियानो ये बन जाएगा। तो इसलिए ये O का थोड़ी सी कहानी है और ये रूल है, इसलिए मैंने अलग से बताया। और आखिर में लिखा हुआ है कोबाल्टेट, आखिर में ATE। जब आपके पास कोऑर्डिनेशन सफ़ियर जैसे कि यहाँ पर है वो नेगेटिव होगा, तो फिर आपको आखिर में जितने मेटल हैं 8 लगाना होगा, कोबाल्टेट, निकलेट, क्यूपरेट वगैरह वगैरह। और आखिर में आती है ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि है 3। इसमें क्या है, फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है जी -1, तो टोटल 6 हैं ये, तो -6। और सोडियम पर 4 होता है +1, तो ये कुल है 3। तो +3 और -6 इज इक्वल टू -3। -3 को कंपनसेट करने के लिए जो कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट निकलेगी वो +3 होगी, ठीक है। यानी कि सोडियम +3 और प्लस कोबाल्ट भी +3, जबकि फ्लोरीन -6। तो अलजेब्रिक सम शुड बी इक्वल टू 0। ये हमने फर्स्ट में बातें सीखी थी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी पोटेशियम। अब थोड़ा सा समझ में आपको आ गई है, वही पॉजिटिव पार्ट पहले है इसलिए यहाँ पे पोटेशियम लगेगा। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन सफ़ियर में सियानो 4 दफ़ा है, तो टेट्रा सियानो। O इसलिए लगेगा क्योंकि नेगेटिव लिगेंड है, और क्यूपरेट में 8 इसलिए लगेगा क्योंकि ये नेगेटिव कोऑर्डिनेशन सफ़ियर है या
कोऑर्डिनेशन से वे पे नेगेटिवली चार्ज है। और ये जो आपके पास 2 है, ये है जी कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट। अब ये खुद निकाल कर देखें, समझ में आ जाए, ठीक ना आए तो ज़रूर पूछेगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। पोटेशियम पहले लगाएंगे, पोटेशियम, फिर उसके बाद हेक्सा क्लोरो, Cl के बाद O इसलिए लगा है क्योंकि नेगेटिव लिगेंड है, और प्लाटिनेट में 8 वो इसलिए लगा है क्योंकि ये पूरा हिस्सा नेगेटिव है, यानी पोटेशियम अगर पॉजिटिव है तो बाकी हिस्सा नेगेटिव है। नेक्स्ट इसमें देखा जाए तो OH आपके पास हाइड्रोक्सी लिगेंड है और अमोनिया अमाइन की शक्ल में लिगेंड है। अगर ज़्यादा लिगेंड होंगे तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर दिया जाएगा। तो आप देखो हाइड्रोक्सी जो आपके पास है वो बाद में आया है और A फॉर अमाइन पहले आया है। तो टेट्रा अमाइन यानी 4 अमोनिया हो गई, डाई हाइड्रोक्सी मतलब 2 हाइड्रोक्साइड आइन हो गए, और प्लाटिनम के आगे प्लाटिनेट नहीं लगाया गया क्योंकि ये एक नेगेटिव लिगेंड नहीं है। अगर गौर से देखा जाए, लिगेंड नहीं बल्कि कोऑर्डिनेशन सफ़ियर। तो ये कोऑर्डिनेशन सफ़ियर पॉजिटिवली चार्ज है और सल्फेट पर चार्ज नेगेटिव होता है, तो इसलिए पॉजिटिव लिगेंड के साथ आपने मेटल के अंदर 8 नहीं लगाना। तो प्लेटिनम, और आखिर में जैसे क्लोराइड लिखते हैं इसी तरह से, अगर नेगेटिव पार्ट सल्फेट है तो सल्फेट, नाइट्रेट है तो नाइट्रेट, ठीक है जी, फॉस्फेट है तो फॉस्फेट, एनी हाउ। तो ये सल्फेट लग गया। और अगर इस पर हम प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें तो वो आपके पास +4 बनेगी, ठीक है। अमोनिया यहाँ पर क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि OH नेगेटिव चार्ज होता है तो 2 OH यहाँ पर आ जाएंगे, -2 OH, और सल्फेट भी आपके पास क्या आ जाएगा, -SO4। तो 2 -2 कितने हो गए, -4, जिनको प्लेटिनम अगर कंपनसेट करेगा अपनी ऑक्सीजन स्टेट की मौजूदगी में तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। लास्ट में आता है डी क्रोमियम हाइड्रो, इसमें Cr है, OH थराइस है, H2O थराइस है, मतलब 3 दफ़ा एक्वा है, तो ट्राई A फॉर एक्वा, और ट्राई हाइड्रोक्सी H फॉर हाइड्रोक्सी, A पहले आया, H बाद में आया, और फिर आखिर में क्रोमियम, और 3 है जी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये आपने एहतियात से लिखनी है। बाकी मैंने आपको सिखा दिया है कि आयन होगा तो आखिर में आयन लगाएंगे, न्यूट्रल होगा तो उसको उस तरह हल करेंगे, और आखिर में अगर सल्फेट, क्लोराइड या फिर क्या कहते हैं हमारे पास नाइट्रेट वगैरह होंगे तो वो लास्ट में लगेंगे, ठीक है। और अगर पॉजिटिव पार्ट हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम वगैरह, ये पहले लगेंगे। तो ये मैंने कुछ कोशिश की है कि कुछ रूल्स भी बता दिए हैं, और साथ साथ जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल हैं अगर इसी को भी आप हल कर लेंगे तो काफ़ी हद तक आपका काम ठीक हो जाएगा। तो ये था जी जो इम्पोर्टेंट 3 सवाल है, इसमें से 2 यानी नंबर का सवाल आ सकता है, शॉर्ट भी, यहाँ पे MCQ भी बन सकते हैं, ठीक है। और आपको ख़ुद भी मुख्तलिफ क्वेश्चंस में जब कोट करना होगा एग्जांपल्स को तो आप इन्हीं एग्जांपल को कोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टिपिकल एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसमें सिंपल सी बात यह है कि वो एलिमेंट जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर वो कलर देते हैं, तो वो हुए टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। और वो एलिमेंट जो हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स लेकिन वो दूसरे या आम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह कुछ प्रॉपर्टीज़ नहीं शो करते जो बहुत ही ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ जुड़ी हुई खास प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उनका नाम होगा नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पास दरमियान के एलिमेंट्स हैं जैसे कि ये रहे, इनमें जो ये एक ग्रुप है और ये आपके पास एक ग्रुप है जिसमें ग्रुप नंबर ये रहेगा B2 और ये आपके पास B3। इनमें जो एलिमेंट्स हैं वो शो नहीं करते क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की स्पेशल प्रॉपर्टीज। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है जिंक, कैडमियम एंड मरकरी जो B2 में है, और इसके अलावा स्कैंडियम, यट्रियम एंड लैंथनम ये हमारे पास B3 में है। इन एलिमेंट्स को नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो एक दफ़ा इनको फिर देख लें, यानी याद कर लें, जिंक, कैडमियम, मरकरी और स्कैंडियम, यट्रियम एंड लैंथनम आर दोज एलिमेंट्स विच आर little bit different from the other transition element which are considered as typical. So they are also called non-typical transition element. Let's move to the next question. जो next question है हमारे पास वो है give a reason for development of colors in the transition complexes. तो ये जो आपके पास एक क्वेश्चन का आंसर है ये भी काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमने कुछ यूँ देखना है कि आप सोच लीजिए कि D जो ऑर्बिटल होते हैं वो हमारे पास dxy, dyz, dzx, dx², y², dz², 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो आप यूँ तसव्वुर कर लो कि आपके पास इनमें से जो 2 हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी रखने वाले हैं और जो 3 हैं वो थोड़ी एनर्जी कम रखने वाले हैं ये सारे के सारे d ऑर्बिटल ही। तो जो इलेक्ट्रॉन मिसाल के तौर पर यहाँ मौजूद होगा यानी लोअर एनर्जी पर, वो
बाहर से एनर्जी लेने के बाद जंप कर जाएगा टू द हायर ऑर्बिट, और जब ये रिटर्न करेगा तो जो एनर्जी खारिज होगी वो विजिबल लाइट की शक्ल में होगी। तो ये जो विजिबल लाइट है ये हम या आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये जो हम देखेंगे ये असल में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे डी डी ट्रांजिशन, मतलब डी से ही इलेक्ट्रॉन गया और डी में ही गया और इसी तरह वापस भी आया। तो जिसकी वजह से जो एनर्जी या कह लीजिए वेव मिल रही है इन द विजिबल रीजन, वो बताएगी कि जो सब्सटेंस है वो कुछ कलर रखता है। सपोज कीजिए हमें ये पता है कि जो रेडिएशन 350 से अब चलती हैं, ठीक है, वो वायलेट, इंडिगो, ब्लू और लास्ट में चलते चलते 750 तक रफली रेड हो जाती हैं। तो जो रेडिएशन या कॉम्बिनेशन ऑफ रेडिएशन आपकी आंख में आएगा वो बताएगा कि जो रोशनी है वो रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिफरेंट ट्रांजिशन एलिमेंट के डिफरेंट कलर नज़र आते हैं। इन्हीं को ही हम डी ट्रांजिशन बोलते हैं और यही वजह है कलर देने की। तो ये चीज़ हमने अपनी वर्डिंग में भी लिखी है, थोड़ी ज़्यादा लिख करके लिखी है, आप चाहो तो थोड़ा कर सकते हो कम भी। इसको देखते हैं यहाँ पर ये किस तरह से लिखा गया है हमारी बुक में। In transition element, d orbitals are responsible for the color development in the compounds. When these orbitals are involved in bonding, जब ये orbital bonding करते हैं, they split up into two energy level. जैसे मैंने अभी कहा कि lower energy और high energy. One set has higher energy than the other. The electron residing a low energy, और जो low energy का इलेक्ट्रॉन होगा डी ऑर्बिटल में, वो कुछ एनर्जी लेकर अब्जॉर्ब कर कर वो क्या करेगा, विजिबल रोशनी। यहाँ लिखा है द इलेक्ट्रॉन रिजाइडिंग इन अ लो एनर्जी डी ऑर्बिटल अब्जॉर्ब अ पार्ट ऑफ द विजिबल लाइट एंड जम्प्स टू द हाई एनर्जी। जैसे मैंने अभी कहा कि ऊपर चला जाएगा और फिर जब वापस आएगा तो फिर क्या होगा, आपको देने वाला है वो एक खास कलर। तो वहाँ लिखता है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डी डी ट्रांजिशन। द एनर्जी डिफरेंस द डी ऑर्बिटल्स वेरीज फ्रॉम आयन टू आयन। जैसी बात है निकल, क्रोमियम, मैंगनीज, जो एलिमेंट होंगे उनके हिसाब से वो डिफरेंस ऑफ एनर्जी डिफरेंट होगा और इस तरह कलर भी डिफरेंट होगा। दस every ion absorb a different wavelength and transmit the remaining set of the wavelength. For example, हमारे पास सफ़ेद रोशनी पड़ रही थी किसी मेटल के ऊपर, तो वहाँ पर उस मेटल ने ना तो एब्जॉर्ब किया ब्लू, ना एब्जॉर्ब किया फॉर एग्जांपल येलो, तो जो एब्जॉर्ब नहीं किया वो हमारी आंख तक पहुँचेगा। हमारी बुक में कुछ एग्जांपल यूँ दी हुई है कि ये हमारे पास हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 आयन है। येलो लाइट इज़ अब्जॉर्ब्ड वाइल मोस्ट ऑफ द ब्लू एंड रेड लाइट इज ट्रांसमिटेड। तो आपको ब्लू और रेड लाइट नज़र आने वाली है। तो देयरफॉर दिस सोल्यूशन अकर्स लुक्स वायलेट। तो जो आपको ब्लू और रेड लाइट है तो वो भी आपको वायलेट नज़र आ रही है। तो कुछ बुक्स इस तरह भी लिखती हैं कि ट्रांसमिट और एब्जॉर्ब, तो जो रोशनी का पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा वो तो एब्जॉर्ब हो गया और जो नहीं एब्जॉर्ब हुआ वो आपकी आंख तक पहुंचा, और यही जो रोशनी है या रंग है वो आपने देखा उस स्पेशल या स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए। और इस तरह आपने कहा कि ट्रांजिशन एलिमेंट कलर देते हैं। तो डिफरेंट तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब सिंपल एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन के एतबार से भी। और जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि रोशनी जब एब्जॉर्ब होती है और फिर जब वो निकलती है तो निकलने वाली जो रोशनी है या डी एक्साइटेशन के नतीजे में जो निकलने वाली एनर्जी है उसका जो कलर है वो एक्चुअली कलर है कौन सा, उस एलिमेंट का। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ डज पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो चंद एक एग्जांपल यहाँ पे कोट कर दी गई हैं। अगर आप गौर से देखें एग्जांपल्स में तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में FeSO4 यानी फेरस सल्फेट को चेंज कर देता है Fe2SO4 थ्राइस फेरिक सल्फेट में। जो आयरन की वैलेंसी है फेरस की हालत में वो +2 है और फेरिक की हालत में +3 है। इस तरीके से पता चला कि आयरन की हो गई है ऑक्सीडेशन। और किसने की है, पोटेशियम डाइक्रोमेट ने। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट है पोटेशियम आयोडाइड के साथ यही रिएक्शन। पोटेशियम आयोडाइड जो रिएक्टेंट में है इसमें आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, लेकिन प्रोडक्ट में ये आज़ाद हो गया यानी 0। तो -1 से 0 जाना क्या है, एक ऑक्सीडेशन की अलामत है। और पता चला कि पोटेशियम डाइक्रोमेट ने पोटेशियम आयोडाइड को चेंज कर दिया और इस तरह से कि उसकी हो गई है ऑक्सीडेशन। तो किसने किया है, पोटेशियम डाइक्रोमेट ने। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट इज कंसीडर्ड एज oxidizing agent. The next question is
हाउ द entrapped gases आर removed फ्रॉम द स्टील। देखो ये आपके पास एक नीचे रिएक्शन दिया हुआ है, एल्यूमिनियम प्लस नाइट्रोजन विल गिव यू एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ये क्या है? होता ये है कि जब बड़ी मेटल्स होती हैं उन मेटल्स को हम पिघलाते हैं, जैसे कि उनको खालिस बनाने के दौरान या डिफरेंट मेटलर्जिकल ऑपरेशन के दौरान, तो होता ये है कि उस गाढ़े मटेरियल में हवा ट्रैप हो जाती है और वो जल्दी से निकलती नहीं है। आमतौर पर पानी में अगर हवा चली जाए तो बुलबुले बनकर बाहर आ जाती है, लेकिन चूंकि भारी होती हैं वो लेयर्स जो कि मेटल की हैं, तो ये हवा बाहर नहीं आ पाती। हवा में जो सबसे अहम तरीन जुज़्व है वो है नाइट्रोजन। तो अगर आप ऐसे मेटल के अंदर थोड़ा एल्यूमिनियम डाल दो तो एल्यूमिनियम नाइट्रोजन से ऐड करके एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाएगा। अगर आपने ये ना किया तो उसी जो हवा है वो ट्रैप हो जाएगी ठंडे होने पर उस सॉलिड फॉर्म के अंदर और सुराख की शक्ल में, या कह लें पोरेसिटी क्रिएट करेगी। लेकिन अगर आपने ये प्रोसेस कर लिया और एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना लिया, ये सॉलिड फॉर्म में उस जगह को भर देगा। इस तरह से वो शय पोरस जो आपने हासिल करनी है एंड प्रोडक्ट वो पोरस नहीं होगी, उसके अंदर एक स्पेशल समझ लीजिए ताकत बढ़ जाएगी एल्यूमिनियम नाइट्राइड के बनने की वजह से। इसी तरीके से हवा में एक और भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो दूसरा ऑक्सीजन है। एल्यूमिनियम का अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बन जाता है। इस तरह जो हवा ट्रैप है वो अब ट्रैप नहीं रहती बल्कि किसी कंपाउंड में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, एक्सप्लेन द क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट एंड गिव इट्स इक्वेशन। बहुत आसान सी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आपने एहतियात से कर लेना है कि 2Cr2S7 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में जब रिएक्शन करेंगे NaCl से तो आपको मिलने वाला है CrO2Cl2 जिसको क्रोमाइल क्लोराइड कहते हैं। तो लिखता है व्हेन सॉलिड पोटेशियम डाइक्रोमेट इज हीटेड विद द सॉलिड मेटल क्लोराइड इन मेटल क्लोराइड सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है जी, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्रोमाइल क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड। ये आपके पास स्पेशल कलर है, कलर देता है, पता लग जाता है कि रिएक्शन हो गया है। तो क्रोमाइल क्लोराइड एक ऐसा टेस्ट है जो बताता है कि वाकई में रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी इसकी और भी केमिस्ट्री है, फिलहाल अभी आप इसके रिएक्शन के हद तक महदूद रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, व्हाट इज द कॉज ऑफ द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया था। जितने ज़्यादा किसी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हुए आप ये देखो कि अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। आमतौर पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर दरमियान तक बढ़ता रहे, यानी बढ़ जाता है और फिर घट जाता है। यानी इसका सिंपल मतलब ये है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ ट्रांजिशन सीरीज देन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज एंड आफ्टर द मिडल या कह लें मैंगनीज के साथ साथ ये या उसके बाद घटता चला जाता है और इस तरह से जो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है वो भी कम हो जाता है। तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर वो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कह लीजिए, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ कह लीजिए जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गिव इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बताई थी जो कलर देने की है, तो इसको थोड़ा सा हम ज़रा देख लेते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, जैसे कि आपने तारें देखी हैं कॉपर की, सिल्वर की, ठीक है ना, तो वो इसी ट्रांजिशन एलिमेंट का हिस्सा है। तो दूसरी मेटल्स हैं जो कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के, वो काफ़ी नरम होती हैं। तो ये जो आपके पास धातें हैं ये काफ़ी सख्त धातें हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांजिशन एलिमेंट के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट थोड़े हाई होते हैं और वहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग पाई जाती है। बाइंडिंग एनर्जी जाहिर सी बात है, अगर मेटल के बॉन्ड या मेटालिक बॉन्ड काफ़ी हद तक मजबूत बॉन्ड होंगे, आपस में एटम को जोड़ के रखेंगे तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी भी खासी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे लिखा था टफनेस ऑफ दीज मेटल इंडिकेट स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, यानी आप मेटल को ही देख रहे हो तो वो काफ़ी सख्त हैं, उनको हथौड़ा मार मार कर उनको पिचकाया जाता है जिससे चादरें और तारें बनाई जाती हैं। इसका मतलब है कि ये धातें काफ़ी हद तक सख्त और मजबूत हैं और उनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होगी, यानी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। नंबर नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ बदलती रहती है। तो अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन बदलते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी वेरी करती है। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जिनमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको हर जगह देखने को मिलेगी, लेकिन +1 +2 +3 +4 +6 यानी 5 6 7 तक ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है, ठीक है, और ये ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी है। जबकि इसके मुकाबले में एस ब्लॉक में अगर आप देखें या पी ब्लॉक में देखें तो आपको वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट नहीं दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, राइट डाउन द यूजेस ऑफ द केमिनोफोर। तो केमिनोफोर के यूजेस, ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल होता है, डिसइंफेक्टेंट एंड जर्मीसाइड के तौर पर इस्तेमाल करता हो सकता है, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एक सादा सा जवाब था। नंबर नेक्स्ट इज द डिफाइन क्रोयन। एक
मेटल का ख़राब हो जाना क्रोजन कहलाता है। इसके बारे में हम काफ़ी हद तक पहले पढ़ चुके हैं। तो एनी प्रोसेस ऑफ केमिकल डीके ऑफ मेटल इज़ ड्यू टू द एक्शन ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। जैसे हमने देखा था आयरन इर्द गिर्द की नमी या वाटर की वजह से आयरन हाइड्रोक्साइड में चेंज हो गया और इस तरह से वो ख़राब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंटरस्टिशियल कंपाउंड व्हेन स्मॉल नॉन मेटल एटम लाइक, जैसे मैंने पढ़ा था आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अगर कुछ छोटे एलिमेंट दाखिल हो जाएं जैसे कि हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और नॉन स्टोइकियोमेट्री के लिए, मतलब इनकी मिकदार बढ़ भी सकती है, घट सकती है। ऐसा कोई इशू नहीं है कि इसने आपने यहाँ पर बॉन्डिंग का तस्करा ज़्यादा करना है, बट बस समझ लीजिए छोटे एलिमेंट जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन या बोरॉन, नाइट्रोजन अगर दाखिल हो जाएं कोऑर्डिनेशन स्फीयर में तो नया जो अब समझ लीजिए इस मिलावट के बाद जो नया चीज़ बन रही है दैट इज़ कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड। जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है वाई डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। बहुत आसान सा सवाल है। ट्रांजिशन का मतलब होता है दरमियान, तो जो एस और पी ब्लॉक के दरमियान एलिमेंट है उनका नाम ट्रांजिशन एलिमेंट है। ये वाली बात भी ठीक है। और अगली बात ये है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ भी देखी जाएँ तो वो भी क्या हैं, एस और पी ब्लॉक के दरमियान पाई जाती हैं। ये दो बड़ी रीज़न आप दे सकते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं और इनकी पोजीशन ऐसी है जिसकी वजह से आप इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कह सकते हैं। ये दो तरह के डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो डी ब्लॉक हैं उन्हें हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन और दूसरे को हम बोलते हैं आउटर ट्रांजिशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट two uses of the potassium dichromate. The potassium dichromate finds extensive use in dyeing, रंगसाजी में इस्तेमाल होता है। It is used in the leather industries for chrome tanning, और chrome tanning का मतलब है जो हाइड हैं, खाले हैं, उनको सही साफ़ सुथरा कर कर उनसे बैग वगैरह बनाने तक के अमल के दौरान इसका इस्तेमाल किया जा सकता है मुख्तलिफ मराहिल में। और इट इज़ यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे अभी हमने साबित किया है कि पोटाशियम डाइक्रोमेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है जी, तो पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक के बारे में वही पुरानी बात हम यहाँ पे करेंगे कि वो वाले सब्सटेंसेस जो कि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो कहलाते हैं पैरामैग्नेटिक, और जो सब्सटेंसेस वीकली रिपेल्ड होते हैं वो कहलाते हैं डायामैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी व्हाट इज मीडियम कार्बन स्टील ऑल्सो राइट इट्स यूजेस। अब जाहिर सी नाम देखें, ये हम स्टील की अकसाम अगर पढ़ते हैं तो हमारे पास हाई कार्बन स्टील होता है, ठीक है ना, माइल्ड कार्बन स्टील होता है, मीडियम कार्बन स्टील होता है। तो ये जो मीडियम कार्बन स्टील है इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे कंपोजिशन याद करनी है। तो मीडियम कार्बन स्टील कंटेन 0.20 यानी 220.7% कार्बन रखता है। तो ये हमारे पास मीडियम कार्बन है। अगर इससे ज़्यादा की मिकदार हो जाएगी तो फिर वो क्या हो जाएगा, हाई कार्बन स्टील हो जाएगा। इट इज़ हायर देन द माइल्ड स्टील, और अगर इससे कम हो जाएगी कंपोजिशन तो वो माइल्ड स्टील बन जाएगा। इट इज़ ऑल्सो मैलिएबल एंड डक्टाइल, इट इज़ यूज इन द मेकिंग रेल्स, एक्सेस एंड द कास्टिंग, मतलब लोहे के मुख्तलिफ पुर्तजात बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। ये आपको स्टील के बारे में तो पता ही है, स्टील डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल होता है, अलमारियों में, सेफ में, ठीक है, यानी बनाने में, और इसके अलावा जो रेल्स हैं यानी पटरियां बनाने में इस्तेमाल होता है, और यूटेंसिल्स होते हैं घर के अंदर, ठीक है, चम्मच वगैरह, तो उनके इस्तेमाल के लिए या उसको भी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। राइट डाउन द टाइप्स ऑफ द लिगेंड्स, लिगेंड की टाइप कौन कौन सी हैं। तो मैंने आपको याद होगा शुरू में बताया था बाइडेंटेट लिगेंड होता है। तो बाइडेंटेट लिगेंड जो है उसके साथ साथ एक मोनोडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है ना, पॉलीडेंटेट लिगेंड नाम ऐसे आ सकता है। फिलहाल लिगेंड्स में भी एनाइन और न्यूट्रल, यहाँ पर मैंने टाइप इस्तेमाल किए हैं कि वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं और एनाइन भी, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर CN एक नेगेटिव आइन है लेकिन वाटर न्यूट्रल लिगेंड है, अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है। तो ये चंद एग्जाम्पल यहाँ पे दी हैं। फॉर एग्जाम्पल मोनोडेंटेट लिगेंड की बात की जाए तो इसके अंदर अमोनिया की एग्जाम्पल है। बाइडेंटेट लिगेंड की बात की जाए तो वो कैसा है, वो ऑक्सलेट आइन है। और ट्राइडेंटेट लिगेंड की बात की जाए तो वो भी हो सकते हैं, और पॉलीडेंटेट लिगेंड भी हो सकते हैं। तो ये थे आपके पास वो इम्पोर्टेंट 3 क्वेश्चंस जो क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांस हैं, और इन्हीं के अंदर से इंशाल्लाह क्वेश्चंस बन जाएंगे। बाकी आप लोगों को पता है कि जो एक्सरसाइज में मौजूद MCQs हैं और इवन के शॉर्ट क्वेश्चन हैं वही सेकंड ईयर में ज़्यादा अहम रहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। जो क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आता है और रेलेवेंट क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उसका आंसर आपको दे दूँ। बाकी चैप्टर नंबर 3
3, 4, 5 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 3 से लेकर 6 तक का जो इनऑर्गेनिक का पोर्शन है वो आज ख़त्म होता है और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं स्टार्ट करूँगा 14 से। तो 14, 15, 16 3 इंपॉर्टेंट और शॉर्ट क्वेश्चन के चैप्टर रहते हैं, वो आपको साथ लेकर चलेंगे। और अपने आप को तैयार रखिएगा, जो सेकेंडरी के स्पेशली स्टूडेंट जिन्होंने तैयारी करनी है MD कैट की, और तो उनके लिए जो होगा वो भी केमिस्ट्री का एक स्पेशल किस्म का हम बैच स्टार्ट करेंगे, और वो जो बैच होगा उसके अंदर आपको केमिस्ट्री के फुल जो सिलेबस होगा उसके एतबार से तैयारी करवा दी जाएगी। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट में अपने जो अहम सवाल हैं या क्योरीज हैं उनको ज़रूर दर्ज कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।